जब भी हम जीनियस शब्द सुनते हैं तो किसका चेहरा जहन में आता है? ज्यादातर लोगों के लिए एक ही जवाब होगा, बिखरे हुए बाल, शरारती आंखें और एक ऐसी सोच जिसने दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। लेकिन एल्बर्ट आइंस्टीन की कहानी सिर्फ एक मशहूर तस्वीर से कहीं ज्यादा गहरी है। चलिए इस आइकॉन के पीछे छिपे इंसान को समझते हैं। तो यही है वो सवाल जो आज भी हमें सोचने पर मजबूर कर देता है। एक इंसान जो दिन में पेटेंट के कागजात जांचता था, उसने अपने खाली समय में फिजिक्स की पूरी बुनियाद कैसे हिला दी। देखिए, हम सब आइंस्टीन को अक्सर एक बूढ़े समझदार प्रोफेसर के रूप में याद करते हैं, लेकिन उनकी क्रांति की असली शुरुआत तब हुई जब वो एक जवान, तेज तर्रार और सच कहें तो एक विद्रोही विचारक थे, जो हर पुराने नियम पर सवाल उठाते थे। तो कहानी की शुरुआत वहीं से करते हैं, एक ऐसे लड़के से जिसे नियम कायदों में बंद कर रहना बिल्कुल पसंद नहीं था। आइंस्टीन को जर्मनी के स्कूलों का जो रट्टा मारने वाला सिस्टम था ना, वो बिल्कुल रास नहीं आता था। उन्हें लगता था कि ये तो बस सोचने की शक्ति को खत्म कर देता है, और इसीलिए सिर्फ 15 साल की उम्र में उन्होंने एक बहुत बड़ा फैसला लिया, स्कूल ही छोड़ दिया। और बात यही नहीं रुकी। सेना में जबरदस्ती भर्ती से बचने के लिए उन्होंने अपनी जर्मन नागरिकता तक छोड़ दी। सोचिए, ये एक ऐसा कदम था जिसने उन्हें अपने हम उम्रों से एकदम अलग रास्ते पर खड़ा कर दिया। डिग्री तो मिल गई, लेकिन कोई पढ़ाने की नौकरी देने को तैयार नहीं था। आखिरकार उन्हें बर्न के स्विस पेटेंट ऑफिस में एक क्लर्क की नौकरी करनी पड़ी, असिस्टेंट एग्जामिनर लेवल 3। भला कौन सोच सकता था कि इसी छोटी सी डेस्क से ब्रह्मांड के सबसे बड़े राज खुलने वाले थे। और बस यहीं से उनकी जिंदगी में वो मोड़ आता है, वो साल आता है जिसने विज्ञान की दुनिया का नक्शा ही बदल कर रख दिया। वो साल था 1905। इसे इतिहास में उनका एनिस मिरेबिलिस यानी चमत्कारों का साल कहा जाता है। कमाल की बात यह है कि पेटेंट ऑफिस में काम करते करते उन्होंने एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 4 ऐसे पेपर छापे जिन्होंने फिजिक्स की दुनिया में भूचाल ला दिया। जरा सोच कर देखिए, एक पेपर ने बताया कि लाइट जो है वो पार्टिकल्स यानी कणों की तरह भी चल सकती है, और यहीं से क्वांटम थ्योरी की शुरुआत हुई। दूसरे पेपर ने एटम्स के होने का पक्का वाला सबूत दे दिया। तीसरे ने तो स्पेस और टाइम के बारे में हमारी पूरी सोच ही बदल दी, ये कहकर कि वो फिक्स नहीं है, रिलेटिव हैं। और हाँ, चौथा पेपर, उसने हमें दिया दुनिया का सबसे फेमस फॉर्मूला E=mc²। मतलब एक ही साल में इतना सब कुछ। लेकिन आइंस्टीन का काम यही खत्म नहीं हुआ। अरे, उनका सबसे बड़ा, सबसे हिम्मत वाला काम तो अभी आना बाकी था। इसके बाद उन्होंने पेश की अपनी जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। अब इसे आसान भाषा में समझे तो ये थ्योरी बताती है कि ग्रेविटी असल में कैसे काम करती है। ये कोई खींचने वाली ताकत नहीं है, बल्कि सूरज जैसी भारी चीजें अपने आसपास स्पेस टाइम की चादर को मोड़ देती हैं, और उसी मोड़ को हम ग्रेविटी की तरह महसूस करते हैं। आइडिया तो जबरदस्त था, है ना? लेकिन एक बहुत बड़ी मुश्किल थी, इसे साबित कैसे किया जाए। भला कोई ये कैसे दिखा सकता था कि सूरज सच में स्पेस को मोड़ रहा है? ये तो लगभग नामुमकिन सा लगता था। और यहीं पर आइंस्टीन की जीनियस फिर से सामने आती है। उन्होंने एक भविष्यवाणी की कि अगर उनकी थ्योरी सही है तो सूरज के पीछे से आ रही सितारों की रोशनी को उसकी ग्रेविटी मोड़ देगी, और इसे देखने का बस एक ही तरीका था, पूर्ण सूर्य ग्रहण के दौरान। तो 1919 में सर आर्थर एडिंगटन ने ठीक यही किया, और नतीजा, तारों की जगह ठीक वैसी ही बदली हुई दिखी जैसी आइंस्टीन ने हिसाब लगाकर बताई थी, एकदम सटीक। बस फिर क्या था, रातों रात आइंस्टाइन पूरी दुनिया में मशहूर हो गए। लंदन के द टाइम्स अखबार की हेडलाइन थी, विज्ञान में क्रांति, न्यूटन के विचार ध्वस्त। सोचिए, एक पेटेंट क्लर्क ने सैकड़ों साल पुराने न्यूटन के नियमों को चुनौती दी थी, और वो जीत गया था। लेकिन आइंस्टीन की कहानी सिर्फ साइंस की नहीं है। जैसे जैसे उनका नाम हुआ, दुनिया एक बहुत बुरे दौर से गुजर रही थी, और इस उथल-पुथल के बीच उन्हें एक वैज्ञानिक से ज्यादा एक इंसान के तौर पर बड़े फैसले लेने पड़े। यहूदी होने की वजह से 1933 में जब नाजी जर्मनी में हालात बिगड़े तो उन्हें अपना घर-बार छोड़कर भागना पड़ा। फिर 1939 में उन्होंने प्रेसिडेंट रूजवेल्ट को चिट्ठी लिखकर जर्मनी के न्यूक्लियर प्रोग्राम के खतरे के बारे में बताया। बाद में जब वो अमेरिका के नागरिक बने तो उन्होंने वहां भी नागरिक अधिकारों के लिए आवाज उठाई और नस्लवाद को अमेरिका की सबसे खतरनाक बीमारी कहा। वो मन से एक शांतिवादी इंसान थे। उनके लिए जंग किसी बीमारी से कम नहीं थी, और वो हमेशा कहते थे कि इसका विरोध करना चाहिए।
और इसी वजह से प्रेसिडेंट रूजवेल्ट को लिखी वो चिट्ठी उनके दिल पर एक बोझ बन गई। उन्हें उस वक्त डर था कि कहीं नाजी लोग पहले एटम बम ना बना लें, लेकिन बाद में उन्होंने उस चिट्ठी पर साइन करने को अपनी जिंदगी की एक बहुत बड़ी गलती माना। ये उनके अंदर के गहरे द्वंद्व को दिखाता है। तो चलिए अब देखते हैं कि इस पूरी कहानी का असर आज हम पर कैसे पड़ता है। आइंस्टाइन आज भी हमारी जिंदगी का हिस्सा हैं, और वो भी ऐसे तरीकों से जिनका हमें शायद अंदाजा भी नहीं है। एक मजेदार बात यह है कि जिस इंसान ने ब्रह्मांड की इतनी गुत्थियां सुलझा दी, वो खुद क्वांटम मैकेनिक्स के आइडिया से कभी पूरी तरह सहमत नहीं हो पाया। उनका वो मशहूर कहना, ईश्वर पास से नहीं खेलता, असल में यही दिखाता है। वो मानते थे कि ब्रह्मांड में कुछ भी अचानक नहीं होता, सबके पीछे एक गहरा नियम है। ये बात हमें याद दिलाती है कि सबसे बड़े जीनियस की भी अपनी एक सीमा होती है, अपने कुछ अनसुलझे सवाल होते हैं, और उनकी विरासत सिर्फ किताबों में नहीं है। आज हम जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहे हैं, उसकी नींव में आइंस्टाइन का ही काम है। चाहे वो लेजर हो, या फिर गाड़ियों का जीपीएस, या घरों की छतों पर लगे सोलर पैनल, और हाँ, न्यूक्लियर एनर्जी भी, ये सब कुछ कहीं ना कहीं आइंस्टाइन की खोजों से ही मुमकिन हुआ है। तो आज 100 साल से भी ज्यादा बीत जाने के बाद आइंस्टाइन सिर्फ एक नाम नहीं है, ये जीनियस का दूसरा नाम बन चुका है। एक ऐसा सिंबल जो इंसान की जिज्ञासा और कल्पना की बेमिसाल ताकत को दिखाता है। और ये सब हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है। एक विद्रोही क्लर्क से लेकर दुनिया के सबसे बड़े आइकॉन बनने तक का उनका सफर हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि एक जीनियस की, एक असाधारण दिमाग की असली जिम्मेदारी क्या होती है। क्या सिर्फ ब्रह्मांड के राज खोलना, या फिर इंसानियत को उसके अपने बनाए खतरों से आगाह करना भी।